हेलो प्लाज्मिड, कैसे हैं आप लोग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट टू में जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर, और उसके बाद फिर बात करेंगे प्लाज्मिड क्या होता है और प्लाज्मिड में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं प्लाज्मिड बनने के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले लेक्चर के साथ। यहाँ पे जो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना है तो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है डीएनए की, जहां पे आपको डीएनए क्या करना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना होता है। तो चलिए डीएनए को आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करने के लिए आपको एक सब्सटेंस चाहिए, मटेरियल चाहिए। मटेरियल क्या होता है, वहां पे आपके पास मटेरियल के फॉर्म में होगा प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू। तो चलिए, अगर हम आपको दोनों मेथड्स होता है, अगर आपको ब्लड से निकालना है, ह्यूमन के ब्लड से या किसी एनिमल के ब्लड से डीएनए को आइसोलेट करना है, या प्लांट के प्रोडक्ट से करना है, तो आप जनरली क्या करेंगे, जो हम लोग करवाते हैं जनरली डीएनए के आइसोलेशन में, आप क्या करते हैं, वहां पे आपको करना यह है कि एक बनाना लेना है, बनाना को जो है एक एयर टाइट पाउच में रखकर मैश कर लेना है। मैश करने के बाद उसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे। वॉशिंग पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से सेक करेंगे। सेक करने के बाद फिल्टर पेपर लगा के छान लेंगे। जो फिल्ट्रेट आएगा, जो नीचे की तरफ बचेगा, आप उसमें चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। एथेनॉल जैसे डालेंगे आप, उसमें क्या करेगा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, वहां पे चमकने लगता है। डीएनए आइसोलेट हो चुका है, सेपरेट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसको क्या करना है, देखना है। तो डीएनए आइसोलेशन के बाद का जो मैकेनिज्म है वो यहां पे है, यानी डीएनए को जब आइसोलेट कर लिया था हमने वहां पे, तो एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए को फ्रेगमेंट में काट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसको सेपरेट करेंगे बाय द मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहां है, क्या है, जहां पे एगरोस जेल मीडियम पे रखकर इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, और वो डीएनए जो निगेटिवली चार्ज होता है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डीएनए निगेटिवली चार्ज क्यों है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है तो क्यों होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बेस बनती है, न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है ना, वहां पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो उसमें जहां पे नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर जुड़ा हुआ है, वो फॉस्फेट ग्रुप PO4 जो है वो क्या कर रहा है, निगेटिविटी प्रोवाइड कर रहा है डीएनए को। और डीएनए थ्रेड निगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो प्रोटीन के ऑक्टामर स्ट्रक्चर पे, हिस्टोन पे क्या होता है, रैप हो जाता है, बाइंडिंग होता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम पे जानते हैं। चलिए लेकर आते हैं, डीएनए क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये आया है। नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई टू द मीडियम, और डीएनए क्या करेगा, डीएनए मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा। यानी डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ क्या करेगा, भाग के चला जाएगा। भाग जाएगा, क्यों भाग रहा है भाई, भगाओ। मीडियम मैट्रिक्स इज यूज, यहां पे जो हमने मीडियम मैट्रिक्स को यूज किया हुआ है वो क्या है, आपका एगरोस जेल है। एगरोस जेल एज अ मीडियम मैट्रिक्स यूज किया गया, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से, समुद्र के खरपतवारों से निकाल के बनाया जाता है। मीडियम एक्ट एज सीव एंड सेपरेट डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जो एगरोस जेल है ये छन्नी की तरह काम करता है और डीएनए को सेपरेट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर साइज। और जो छोटे होंगे साइज में, फ्रेगमेंट में, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग छोटे होंगे, वो दूर तक ऐसे भाग के चले जाएंगे, किलो डाल्टन में ट्रेवल कर लेंगे, मेजर कर लेंगे इनको। अब जो सेपरेटेड डीएनए है, इसको स्टेन करते हैं एटीबीआर से। एटीबीआर सॉल्यूशन दैट इज एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद जैसे उसके ऊपर यूवी रेज का एक्सपोजर देंगे ना, लाइट देंगे, एक कलर आता है बहुत बढ़िया सा, तो एथिडियम ब्रोमाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा है यूवी रेज। यूवी रेडिएशन जैसे डालेंगे तो एक ब्राइट ऑरेंज कलर का अपीयरेंस आपको मिलेगा। जहां जहां पे डीएनए के बैंड पाए जाएंगे उस पूरे फ्रेगमेंट में, वहां वहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखाई देगा। बस करना कुछ नहीं है, करना बस इतना कि सेपरेटेड बैंड को, डीएनए को कट करके अलग कर लेना है एगरोस जेल के साथ। एगरोस जेल के साथ कट करके अलग कर लेंगे, जेल पीस से अलग करेंगे। इस मेथड को क्या बोलेंगे, इस मेथड को कहा जाता है बेटा इल्यूशन। इल्यूशन में क्या हुआ कि हमने उसको सेपरेटेड बैंड करके क्या कर लिया, डीएनए को अलग कर लिया। अब यहाँ पे सीयूटी एनरिचिका जो है आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर। साथ ही साथ में स्टडी क्लिक में आपके लिए हम लोग लेकर आए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि सीयूटी एनरिचिका और बायोटॉनिक के फॉर्म में या नीटिका कैप्सूल के नाम पे अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहां से। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे ये इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, स्टडी क्लिक इंडिया करके आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं इस चीज को। ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा नीटिका कैप्सूल के बारे में भी और इसके बारे में भी। प्यूरिफाइड डीएनए, जिसको भी हमने सेपरेट किया था, डीएनए को प्यूरिफाइड करना। प्यूरिफाई करने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में। कैसे, जोड़ दो, कटा हुआ डीएनए प्लस डिजायर्ड डीएनए, लाइगेज एंजाइम लगाया, जुड़ गया। लाइगेज मतलब लाइगेट करना, मतलब जोड़ने के सेंस में काम आया। देन विद क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के साथ लगा क्या कर दिया, उनको एड ऑन कर दिया, जो बना वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, आरडीएनए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो पीस है इसको जेल पीस कहा जाता है।
जिसको एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है सीवीड से, समुद्र के खरपतवारों से निकाल के बनाया गया है। इसका नाम है एगरोस जेल। एक रोज जेल बनाया था, उसका नाम एग्रोस जेल है। अब यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देनी है। पावर सप्लाई में एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। ये जो रेड वाली वायर है ये क्या है, ये प्लस है, और ये वाला क्या है, ये माइनस है। हमने यहाँ पे उस जेल में जब जेल की कास्टिंग कर रहे थे तो छोटे छोटे वेल बना दिए थे। छोटी सी कंघी आती है ऐसे, जिसमें 4-5 दाने लगे रहते हैं, दांत लगे, घसा देते हैं उसमें। जब घसा देंगे तो जो जेल आती है ना, जेल एकदम ट्रांसलूसेंट सा होता है उसके अंदर। अब वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें धस के जो है वेल छोटे छोटे गड्ढे बना देंगे। उन्हीं गड्ढों में जो डीएनए हमने पहले निकाला हुआ था, कैसे निकाला था, बनाना को मैश किया था। मैश करने के बाद उसमें क्या किया, वॉशिंग पाउडर नहीं तो इजी डाल दीजिए आप। इजी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के क्या करना, अच्छे से शेक कर देना है। नमक क्यों ऐड किया, वॉशिंग पाउडर क्यों ऐड किया उसके अंदर, ये आपको बताना है। हमने तो अगला वाला पॉइंट बता दिया कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रलाइज करने के पर्पस में। सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, उसको ब्रेक करने के लिए आपको एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए। प्लांट सेल है, प्लांट का लिया था ना, तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए डिटर्जेंट चाहिए, और न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्या चाहिए, हिस्टोन के साथ वो जुड़ा हुआ है ना डीएनए। न्यूट्रलाइज करने के लिए साल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो यहाँ पे ये पार्ट आया। अब उसके बाद जब उसको सेपरेटेड डीएनए को जो बैंड ऊपर आया, सॉरी इथेनॉल डाला था ना, चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या होगा, वो व्हाइट कलर के फ्रेगमेंट के फॉर्म में वो ऊपर की तरफ तैरने लगेगा। ठीक है, अब वो जो डीएनए आया उसको उठा के क्या किया हमने, इन वेल के अंदर डाल दिया। ये वेल यहाँ पे हमने क्या किया, डीएनए को रख दिया, सैंपल को वेल में कुएं में डाल दिया। अब क्या करना है, बस पावर सप्लाई करनी है। जैसे पावर सप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड लेंथ जितनी छोटी होगी डीएनए उतनी दूर तक आएगा, और जितना बड़ा होगा डीएनए उतना ही पास रह जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या करने वाले हैं, ऐसे बैंड अपीयर हो जाएंगे। ये जो बैंड बने हैं दिखेंगे नहीं, अभी दिखेंगे नहीं। बैंड दिखेगा कब, ये बैंड आपको तब दिखाई देंगे, अपीयर होंगे, जब इनके ऊपर क्या करेंगे आप, यूवी रेज का एक्सपोजर डालेंगे। इनके ऊपर क्या करना है आपको, यूवी रेडिएशन एक्सपोज करना है। जैसे ही आप यूवी रेज एक्सपोज करेंगे, ये जो दिख रहा है डीएनए बैंड ऐसे नहीं दिख रहा, तब ये आपको दिख जाएगा ब्राइट ऑरेंज कलर में, एकदम चमकदार ऑरेंज कलर जो है ये बनाएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर ये बनाएगा और आपको दिखाई देगा। बस करना कुछ नहीं है, जेल पीस के साथ काट के उस फ्रेगमेंट को अलग कर लेना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन कहते हैं। तो इल्यूशन में उस प्रोसेस को हमने क्या किया, डीएनए को कट करके वहां से सेपरेट करके अलग कर लिया। निकाल लो भाई, निकालने के बाद अपने लेंथ के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाओ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाओ, काट के सेपरेट कर लो, अलग कर लो। क्लोनिंग वेक्टर आपको बनाना था, क्योंकि बिना क्लोनिंग वेक्टर के काम तो होगा नहीं। तो क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चाहिए। जनरली क्लोनिंग वेक्टर होते क्या है, क्लोनिंग वेक्टर जो है ये स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है। स्मॉल पीस ऑफ डीएनए कह लो आप इसको, चाहे मेरे ख्याल से इनको ये कह लो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड कहेंगे बाद में, उसी का तो यूज करना है यहाँ पे। इनको आइसोलेट कहां से करते हैं, फ्रॉम द बैक्टीरिया या वायरस। कोई भी बैक्टीरिया सेल पकड़ लीजिए, जनरली किसी में एसिडिया कोलाई में मिल जाएगा आपको, बैसिलस में मिल जाएगा, तो वहां से इनको सेपरेट कर लीजिए। तो कॉमन वेक्टर जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं वो है प्लाज्मिड, और दूसरा है बैक्टीरियोफाज। इनके पास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये उसको उठाएंगे, जो आपने दिया है डीएनए, उसको ढेर सारा कॉपी करेंगे, आंख मूंद के ऐसे ढेर सारा मल्टीपल कॉपी बना के क्या करेंगे, ले जाकर ट्रांसफर करेंगे। कितना चाहिए, 100 कॉपी चाहिए, ये लो फटाफट फटाफट फोटो कॉपी करके निकाल दिया। तो जो सैलिएंट फीचर की बात होती है, मतलब कौन कौन सी फीचर होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए। एक मैसेंजर बनना है भाई। मैसेंजर का मतलब क्या, मैसेंजर मतलब होना चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए, कि मतलब शांतिपूर्वक अपनी बात भी कह दो और किसी को बुरा भी न लगे, है ना। तो कैसे, अब वही फीचर यहाँ पे है। क्या कौन कौन से फीचर है आपको मैसेंजर बनने के लिए या क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए। पहला है एबिलिटी टू रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। अपनी उस प्रॉपर्टी को कि आपके अंदर खुद की रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मौका देखा नहीं कि ये नहीं बस राजा ने कह दिया, ये सुना क्या हो गया, गुस्से में तंतना के सुना के चले आए, नहीं। आपको अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए, कब कहां कैसा सिचुएशन है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। लौटते समय उनको युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा था कि जाइएगा और लास्ट में कहिएगा कि अगर वो आपको बंदी बना लिया तो फिर, या फिर आप 5 गांव दे मांग लीजिएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा था भैया पूरा पूरा हमको इंद्रप्रस्थ चाहिए, हम लेंगे अपना, हमको चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि काम करो, आप 5 गांव दे दो और हम क्या करेंगे, उनको मना लेंगे, वो शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन दुर्योधन माना ही नहीं। बुद्धि जब कुटिल होती तो यही तो होता है। जैसे एनटीए की बुद्धि क्या हो गई थी अभी कुछ समय पहले, कुटिल हो गई थी। रिजल्टेंट में भी ये आया, प्रयागराज में 2 डॉक्टर पकड़े गए, नाम नहीं लेंगे अभी यहाँ पे उनका। और गुजरात में भी आए हैं, जहां पे उन्होंने क्या कहा, हमारा बीपी बढ़ रहा है, अभी हम जवाब देने की मूड में नहीं है। मत दीजिए, जवाब मत दीजिए, वो सीबीआई ईडी ये सब मिलकर आपसे निकलवा लेंगे। जितना पैसा आपने दिया है अपने अपने बच्चों को पास कराने के लिए, आप डॉक्टर बन गए, आपका बच्चा भी डॉक्टर बने तभी तो आपकी विरासत संभाल पाएगा। तो संभालेगा कैसे, क्योंकि लायक तो है नहीं। तो बाकी बच्चों का भविष्य बिगाड़ के आपका कह दिए पैसा दे दीजिए और आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर वो सेल्फ रिप्लिकेट करना चाहिए, एज वेल एज हाई कॉपी नंबर।
प्लाज्मिड होना चाहिए। हाई कॉपी नंबर है, हमने एग्जांपल लिया प्लाज्मिड का, जिसके पास 15 से 100 पर सेल ये बना सकता है। कम नंबर है भाई, 15 से लेके 100 कॉपी नंबर कॉपी कर रहा है, क्या ही मतलब है, हमको और ज्यादा चाहिए, हम बाद में दूसरा ढूंढ लेंगे। साथ ही साथ में इसकी प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए, जब ये एलियन डीएनए से इंटीग्रेट हो विथ वेक्टर कैन मल्टीप्लाई इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वेक्टर। जितना वेक्टर का कॉपी नंबर था ये उतना ही होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाई कर सके और अपना कॉपी नंबर बना सके। तो वेक्टर कैन बी इंजीनियर्ड फॉर द इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। जब ये फॉरेन डीएनए के साथ लिंक कर जाएगा तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट नहीं है। जो ट्रांसफॉर्म हो गए आप उनको रख लो, जो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुए, जो नहीं जुड़े उनको अलग कर लो। तो मतलब सेपरेशन भी यहाँ पे क्या है, कंपलसरी है। जो बदल गया है उनको पहचानना है। कैसे बना रहे थे आप, ये बैक्टीरिया सेल, ठीक है, बैक्टीरियम सेल, इसके अंदर ये अपना खुद का जीनोम और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को जब हमने बाहर निकाला, इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम वेक्टर कह रहे हैं। वेक्टर जिसका नाम प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, कट करेंगे। कट लगाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा के यहां से इसने कट करके आधे पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब जो हट गया था तो हमने क्या किया, वहां पे एक डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए, टारगेट डीएनए लगा के ऐड कर दिया, विद द एंजाइम लाइगेज। लाइगेज ने उस कटे हुए पार्ट को, ज्वाइनिंग को क्या कर दिया, जोड़ दिया, गैप को फिल कर दिया। गैप फिलिंग एंजाइम भी कहते हैं लाइगेज को। तो नाम याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर सीजर कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और साथ में मॉलिक्यूलर लाइगेशन, लाइगेट कौन करता है, वो है लाइगेज एंजाइम। जब ये लाइगेट कर देगा, जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट को उठाइए भैया, वापस से किसी होस्ट सेल के, बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। अब ये वो सेल है जो रिकॉम्बिनेंट को लेकर अपने अंदर आ चुका है, क्योंकि इसको हम अपने बॉडी के अंदर, मैं अपनी बॉडी में चेंज चाहता था ना, तो इसको अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्ट तो नहीं ला सकता। अब इसको किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर वापस से भेजेंगे। जब ये डिवाइड करेगा मेरी बॉडी के अंदर आकर, सेल डिवाइड करेगी यहाँ पे, तब ये क्या करेगा, अपना कॉपी नंबर तो कॉपी कर ही देगा, लेके इनको क्या करेगा, मल्टीपल नंबर में हमारी बॉडी के अंदर कॉपी करेगा। फिर बाद में ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ये अपना क्या करेंगे, लेकर आएंगे रिजल्टेंट, फिनोटाइप लेकर आएगा, फिनोटाइप में चेंज लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा, फीचर क्या क्या होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के लिए। एक क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, कि उसके पास डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए एक ओरिजिन साइट होनी चाहिए, पहला। दूसरा, एक्ट करना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, कि हाँ हम पहचान पाए कि इसकी वजह से ये ग्रो कर पा रहा है, ये ग्रो किया या नहीं किया। हम उसको पहचानेंगे कैसे, अंदर जाने के बाद थोड़ी बताएगा भैया हम है, हमारे उसके ऊपर कोई मार्क चाहिए ना। हमारे यहाँ क्या करते हैं प्रयागराज में, हमारे प्रयागराज में, बनारस में क्या करते हैं कि गाय भैंसों के कान में ना वो एक टैग लगा देते हैं। तो कान में, पूंछ में जो टैग लगाते हैं, यही तो है सिलेक्टेबल मार्कर, कि येलो कलर का जो टैग लगा हुआ, इसका कोड नंबर 921 है, ये फलाने यादव जी की गैया है, भैंसिया है। जिसपे 123 लिखा हुआ है, ये फलाने यादव जी की है। तो ये कलर के साथ साथ टैग लगा, नंबर लगा हुआ है, वही तो है सिलेक्टेबल मार्कर, जिसकी वजह से हम पहचानेंगे कि ये वाला हमारा वाला था जिसको हमने भेजा था उसके अंदर प्लाज्मिड को, और दूसरा वाला हमारा नहीं, हम उसको नहीं पहचानते। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट होनी चाहिए कि भैया आपके पास, हाँ रिस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट वहां पे है, पहचान पाए। दूसरा, वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, और साथ ही साथ उसके पास वेक्टर होना चाहिए वो जीन को जो है प्लांट में या एनिमल में कॉपी कर पाए। नहीं कर पाएगा तो हम करा क्यों रहे हैं, हमको यहाँ पे जीन खेलना ही तो है, जीन के साथ खेलना है, डीएनए के साथ खेलना है, प्लांट में एनिमल में चेंज ले आना, तो यहीं से तो चेंज ले आएंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जहां पे सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये बात आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताई गई थी। ठीक, देन इट कैन रेगुलेट एंड कंट्रोल कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। जो आप कॉपी लिंक्ड डीएनए या टारगेट डीएनए, लिंक्ड डीएनए बोलो इसको, चाहे टारगेट डीएनए बोलो, जो आप टारगेट डीएनए इसके अंदर जोड़ रहे हैं, वो क्या करना चाहिए, उसका कॉपी नंबर बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए उसके पास। रेगुलेट कर ले, मतलब कम या ज्यादा कर ले, जरूरत के अकॉर्डिंग कर ले, बस, और क्या। इफ मल्टीपल कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए, अगर आपको ढेर सारा चाहिए, रिक्वायर्ड है, देन टारगेट डीएनए कैन बी, उस कंडीशन में टारगेट डीएनए क्लोन होना चाहिए इन अ वेक्टर, उस वेक्टर में जहां पे ओराईसी सपोर्ट करेगा हाई नंबर। अगर ओराईसी रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन सेंटर जो है, अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है हाई कॉपी नंबर को, तो कॉपी कहां से करा लेंगे, क्या डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा। कहेगा भैया सरेंडर, अब बहुत काम कर चुके हैं, 2 शिफ्ट कर चुके हैं, अब तीसरे शिफ्ट में करेंगे ही नहीं, बंद, मैकेनिज्म क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। व्हाट अबाउट द सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा यहाँ पे, जैसे आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। एग्जांपल एक और बढ़िया सा दूं, रामायण में जब श्री राम जी लंका पार कर, सॉरी समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे ना, तो वहां पे वो बढ़िया टेंट वेंट लगा के बैठे थे, मजे थे। विभीषण, और बताओ सब बढ़िया, तुम्हारे यार लंका सोने की है। उसी समय रावण ने क्या किया, 2 दूध भेजा, सुख और सारंग, कहा यार तुम दोनों बहुत चपल चला, कोई काम करो, रूप बदल के जाओ और ढूंढ के वहां से आओ, देखो कि क्या व्यवस्था है, क्या क्या मतलब कितनी सेना है, क्या आर्मी, कितनी पावर स्ट्रेंथ है, पता करके आओ।
अगर वो दोनों वैसे राक्षस के रूप में चले आते इनकी सेना में, जो कि वानरी सेना थी, भालुओं की सेना थी, तो उसमें क्या होते, ये पकड़े जाते। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ट्रांसफॉर्म कैसे किया, बंदर बन के चले आए। बंदर बन के चले आए, उसके बाद भी विभीषण की आंखें, तो वो भी तो दानव था, पहचान लिया, अरे तुम दोनों वही हो, आए हो यार रूप बदल के, क्या करने, आओ इधर आओ, बुलाए इधर आओ, आए पकड़ लिया। तो ट्रांसफॉर्म भी ऐसा करना कि पकड़े न जाओ। वहां पे ट्रांसफॉर्म कैसे हुए, पकड़े गए। लेकिन जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे पकड़ा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल मेरी बॉडी के अंदर आई, मैंने एंटीबायोटिक्स दवा ली, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, कैनामाइसिन, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक ड्रग्स मैंने ली। मेरे पास जो बैक्टीरिया आया था उसके पास रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी थी, किसके अगेंस्ट, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट। भैया अगर एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक्स मैंने खाया तो उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने किया क्या, वो भूल गया था कि मेरे पास कैनामाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल भी नामक एंटीबायोटिक्स है, और जैसे ही मैंने क्लोराम्फेनिकॉल खाया वो चला गया। लेकिन अगर मैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन खाता रहूं तो कोई फर्क पड़ेगा, उसको नहीं पड़ेगा। मतलब ये उसके लिए क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर है कि अगर आप एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन नामक दवा खाएंगे, एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करेंगे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर में कहते हैं कि आइडेंटिफाई एलिमिनेट नॉट ट्रांसफॉर्मेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेंट वन, या ट्रांसफॉर्म वन से आइडेंटिफाई कर लें। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आरएनए इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और वो चेंज कर देता है उसके फिनोटाइप को। तो उसका फिनोटाइप चेंज हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर एसिडिका कोलाई को रेजिस्टेंट बना दे अगेंस्ट द एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या फिर कैनामाइसिन, तो क्या होगा, तो सेलेक्टेबल मार्कर जो यहाँ पे होगा विच इज लैग्ड इन नॉर्मल एसिडिका कोलाई, और नॉर्मल एसिडिका कोलाई में ये लैक होगा, नहीं पाया जाएगा, और यही तुम्हारी सिलेक्टेबल मार्कर है। क्यों, क्योंकि जो हमने एसिडिका कोलाई को मॉडिफाई किया, इसको रेजिस्टेंट बना दिया कि हम इस एसिडिका कोलाई को भेज रहे हैं, ये रेजिस्टेंट है, इसके पास ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं होगा, चाहे कौन दवा दे दो, कौन सा दे दो, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन। लेकिन जब ये नॉर्मल वाले एसिडिका कोलाई के साथ मिक्स होगा, मर्ज होगा ट्रांसफॉर्म करवाने के समय, तो अगर हम दवा देते हैं तो हमारा वाला तो नहीं मरेगा, एसिडिका कोलाई नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। लेकिन वो जो नॉर्मल वाले हैं उनको तो हमने मॉडिफाई नहीं किया था ना, उनमें तो चेंज नहीं लाया है, तो वो क्या होंगे, टाटा बाय बाय, दुनिया को अलविदा कह देंगे, अलविदा कर देंगे, मर जाएंगे, हम पहचान जाएंगे ये हमारा वाला है। और वो मर गए, वो हमारे वाले नहीं थे, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, ये तो ट्रांसफॉर्मेंट है, हमारा वाला है। तो ये एक्ट करता है एज सेलेक्टेबल मार्कर। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, क्लोनिंग साइट क्या होती है। क्लोनिंग साइट के सेंस में अगर आप देखेंगे तो रीजन इन द वेक्टर वेयर लाइगेशन ऑफ टारगेट डीएनए टेक्स प्लेस, एक वो प्लेस वेक्टर का जहां पे आप टारगेट डीएनए को लाके जोड़ेंगे। हर जगह तो नहीं जुड़ेगा ना भाई, क्या है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अब बताया था ना पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब क्या है, जिसे आगे से भी पढ़िए पीछे से भी पढ़िए सिमिलर लगे, जीजा जी, मलयालम, जहाज, है ना, कुछ ऐसे टर्म्स थे, तो उस स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस को पहचानता है। एग्जांपल के तौर पर लीजिए, जैसे ये GATC, अब इसको चाहे 5 to 3 भी पढ़िए, चाहे इधर से 5 to 3 भी पढ़िए। अब G के नीचे क्या, C के नीचे क्या बाइंड करेगा, G बाइंड करेगा, उसके बाद T के नीचे A बाइंड करेगा, A के नीचे T बाइंड करेगा, और यहां से सिर्फ फिर से C, तो ये क्या बन गया, GATC। तो इस तरह के स्पेसिफिक नंबर वाले, इवन नंबर वाले पैलिंड्रोम सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, उसी पे कट लगाता है, और उसी को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपके पास यहां पे था PBR 322। PBR 322 जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। क्या है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड था हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, हमारे बायोटेक्नोलॉजी में बनाने के लिए क्या किया गया था, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था। कैसे मॉडिफाई किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड था, ये हमने बनाया है ताकि हमारे काम आ सके, जिसको क्रिएट किया गया था बाय स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट रिकग्निशन साइट, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लगाया गया और स्पेशल जगहों पे, स्पेसिफिक जगहों पे क्या करता है, वो कट लगाता है। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट जो थे इसके लिए वो डिफरेंट हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, जैसे BAM-H1, HindIII, PUV, TAG1, TAG2, ऐसा यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। What about the presence of more than one या more than one recognition site within a vector? अगर एक ही वेक्टर के अंदर एक से ज्यादा हम बना दें क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट का मतलब कैसे हो गया, एक ही वेक्टर है, उसके पास हम देख रहे हैं यहां भी क्लोनिंग साइट है, यहां भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहां भी रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहां भी है, यहां भी है, तो जितने भी एंजाइम लगाएंगे वो कट कर देगा उसको, हर कोई कट करना चाहेगा। ये मान ली प्रॉपर्टी अच्छी तो है, लेकिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। आप रेप्लिकेशन के लिए करेंगे तो ORIC क्या करेगा, जब वो ओपन करना शुरू करेगा तो जाके उलझ जाएगा सामने वाले से, दूसरे एंजाइम से टकरा जाएगा, तो काउंटर अटैक करेगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट, लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, जब आप उसको लाइगेट कर रहे होंगे एलियन डीएनए टारगेट डीएनए से, तब क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट, जो रिस्ट्रिक्शन साइट उसके अंदर होते हैं, एक के अंदर या वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक्स एंड जीन के अंदर, ये क्या करेगा, इफ एलियन डीएनए इज लाइगेटेड, जैसे आपने जोड़ा, मान लीजिए कहां जोड़ा, BAM-H1 साइट पे जोड़ दिया,
और ये बैम H1 साइट काम कर रहा था किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के लिए, और आपने जोड़ के आरडीएनए बना दिया। चलिए बहुत अच्छा किया। तब क्या करेगा, क्योंकि जिस साइट पे आपने बैम H1 को लगाया और जिस बैम H1 ने जिस जगह से पैलिंड्रोम सीक्वेंस को कट करके अलग किया, वो सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल था टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब आपने उसको हटा दिया वो पार्ट, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि वो अपनी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खो देगा अगेंस्ट द टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन जब दोबारा दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। मतलब आपने एक लगाया बेनिफिशियल के, दूसरी तरफ क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये प्रॉपर्टी इसके पास है। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले में या ट्रांसफर किए जाएंगे टेट्रासाइक्लिन वाले में, तब क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट कैन नॉट ग्रो। जो ट्रांसफॉर्म हुए थे वो ग्रो नहीं करेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो ग्रो करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास जो जीन है वो इनएक्टिवेट कर दी गई है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ बैम H1। बैम H1 को आपने लगा के हटाया तो वहां पर टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खत्म हो गई। समझ में आया। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। एक इसका छोटा सा सेगमेंट और बचा हुआ है जहां पे हम लोग आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग सिखाएंगे, साथ ही साथ में क्लोनिंग वेक्टर के अलावा जो PBR 322 को मॉडिफाई किया गया था उससे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए, तब तक थैंक यू।